हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि भारत का संविधान कौन कौन से सोर्सेस से बोरो किया गया है। अब देखिए होता क्या है कि हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगता आया है कि भारत वालों ने इधर उधर से चोरी करके संविधान बनाया है। देखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, हमने चोरी नहीं की है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हुआ यह कि दुनिया भर के ज्यादातर देश आजाद हो चुके थे और वहां पर बढ़िया बढ़िया चीजें थीं। तो भाई इसमें बुराई क्या है? हम कहते हैं ना कि हमारे पास तो हर तरकश का तीर है। तो दुनिया में जहां जहां जो अच्छी अच्छी चीजें थीं, हमने वहां से उन्हें सिर्फ बोरो किया। मतलब यह है कि हमने वहां से सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लिया है। अंदर के जो प्रोसीजर्स हैं वो हमारे खुद के हैं। हमने सिर्फ जो है कंसेप्ट लिए हैं, मतलब जो फीचर्स हैं वो बोरो किए हैं, लेकिन अंदर की चीजें तो हमारी खुद की हैं। तो अगर बात करें तो भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान जो है वो टोटल जो है कितनी जगहों से सोर्स कितने सोर्सेस से बोरो किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान जो है वो टोटल 11 सोर्सेस से बोरो किया गया है, 11 सोर्सेस से। अब 11 सोर्सेस जो हैं उनमें एक तो है आपका एक्ट, एक एक्ट से बोरो किया गया है और 10 देशों से बोरो किया गया है। तो एक एक्ट से बोरो किया गया है और 10 देशों से बोरो किया गया है। तो कौन सा एक्ट है जिससे उसे बोरो किया गया है? उस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसे हमने बोरो किया है। दरअसल अंग्रेजों का ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून था जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, और वहां से हमने इसे बहुत सारी चीजें बोरो की हैं। और बाकी 10 देश ऐसे हैं जहां से हमने अपने संविधान को बोरो किया है, जिसमें हमने जो है बच्चों याद रखिएगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, यूएसएसआर बोले तो रशिया से लिया है, हमने जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, हमने आपके जो है साउथ अफ्रीका से बोरो किया है, हमने जो है आपके जापान से बोरो किया है। ठीक है, तो ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा से भी हमने बोरो किया है, हमने आयरलैंड से बोरो किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश हमें यहां पे हो गए। उसके अलावा हमने फ्रांस से बोरो किया हुआ है और अंत में हमारा जर्मनी। तो आप देखेंगे कि टोटल 10 देश और एक कानून से हमने इसे बोरो किया है। तो एक एक्ट है जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं 1935, और 10 देश हैं जहां से हमने इसे बोरो किया है। तो ये काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम पढ़ना कि हमने कहां से क्या क्या लिया है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। और आप लोगों को क्या है कि बहुत सारे लोगों के आज कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों से ऐसी चीजें पढ़ी होंगी जो आज आप कहेंगे अरे सर हमने तो ये पढ़ा था, ये तो गलत हो गया। अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अंग्रेजों का एक कानून था जो अंग्रेजों ने जाते जाते हमारे देश में पास किया था। ठीक है, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहली चीज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है फेडरल। अब ये देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने ली है वो है फेडरल सिस्टम। तो हमारे देश में संघात्मक ढांचा होगा, हमारे देश में फेडरल सिस्टम होगा। मतलब
हमारे देश में संघीय ढांचा होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगी। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट होगा, फिर लोकल गवर्नमेंट होगा। तो फेडरल सिस्टम हमारे देश में है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं सर फेडरल सिस्टम तो हमने कनाडा से लिया है। बिल्कुल नहीं, कनाडा से हमने ये लिया है कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, अब यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से है, लेकिन फेडरल सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने बोरो किया है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ऑफिस ऑफ द गवर्नर मतलब भारत में राज्यपाल का जो पद है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर या पोस्ट ऑफ द गवर्नर। यहां पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि सर गवर्नर का पद हमने कनाडा से लिया। नहीं, गवर्नर का पद नहीं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कनाडा से है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की बात होगी तो वो कनाडा से है, लेकिन गवर्नर का पद जो आर्टिकल 153 में बताया गया है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद जो पूरा कंसेप्ट ऑफ जुडिशरी है हमारे देश में, न्यायपालिका का जो पूरा कंसेप्ट है, तो जुडिशरी का पूरा कंसेप्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं और लोअर कोर्ट्स हैं। तो ये पूरा का पूरा जो जुडिशरी का कंसेप्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, जुडिशरी के बाद आता है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए हमारे देश में पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट बताया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो हमारे देश में पब्लिक सर्विस कमीशंस बताई गई हैं और हमारे देश में दो तरह की पब्लिक सर्विस कमीशंस बताई गई हैं। एक हमारे देश में है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एक है हमारे देश में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी हो गया और एसपीएससी हो गया, तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो पब्लिक सर्विस कमीशंस जो होती है ना, जैसे हमारे देश में यूपीएससी से बड़े बड़े पेपर होते हैं, वैसे स्टेट पीसीएस होता है, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। अब यहां पर 99% लोग गलती करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे देश में तीन तरह की इमरजेंसीज लग सकती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे देश में तीन तरह की इमरजेंसी हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 99% लोग कहते हैं कि सर हमने इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं जर्मनी से लिए हैं। बिल्कुल गलत है। जर्मनी से हमने ये लिया है कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होगा, वो हमने जर्मनी से जरूर लिया है। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आए हैं और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। क्लियर है? क्लियर? जल्दी बताइए, फास्ट। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला देश आता है, सबसे पहला देश आता है इंग्लैंड। भाई सबसे पहली चीज है, देखो इंग्लैंड क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक शासन किया है। भाई अंग्रेजों ने हमारे देश पर बहुत लंबे समय तक शासन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अंग्रेज हमें बहुत सारी चीजें दे करके भी गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इंग्लैंड से हमने बहुत सारी चीजें बोरो की हैं अपने देश में, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, तो सबसे पहली चीज जो हमने इंग्लैंड से बोरो की है वो है बच्चों मेरे, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये बड़ी शानदार चीज है, इसे हम कहते हैं कानून का शासन। देखिए बेटा, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, हमारे देश में रूल ऑफ मैन नहीं है। होता क्या है कि पुराने जमाने में आप चले जाइए, अब राजा साहब उस समय होते थे, तो राजा साहब क्या होते थे, वही न्यायमूर्ति होते थे, वही न्यायाधीश होते थे। राजा साहब का मूड सही है तो कहिए आपका मर्डर की सजा भी माफ कर दें, राजा साहब का मूड खराब है
तो 2 रुपए की चोरी के लिए आपको दीवार में जिंदा जलवा दें, या भाई साहब राजा साहब जो है आपको अनारकली बनवा दें, ठीक है। तो राजा साहब की मर्जी होती है, उसे रूल ऑफ मैन कहते हैं। हमारे देश में रूल ऑफ मैन नहीं, रूल ऑफ लॉ चलता है। मतलब कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको वही सजा मिलेगी जो बाकी सबको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो धर्म, जाति, समुदाय, रंग, लिंग या जात के आधार पर भेदभाव करता है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कानून के आगे पट्टी बांध दी गई है। आप कहते हैं कानून अंधा है, कानून अंधा नहीं है, कानून के आग में पट्टी इसलिए बांधी गई है ताकि कानून ये ना देखे कि उसके समक्ष कौन खड़ा है। कानून के सामने हर व्यक्ति जो होता है वो बराबर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कानून के सामने हर व्यक्ति जो है वो बराबर होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे लिखिए। इंग्लैंड से हमने लिया है बच्चों पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का पद। भाई देखो, हमारे देश में जो प्रधानमंत्री महोदय है ना, तो पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री का पद है बच्चों, वो इंग्लैंड से बोरो किया गया है। भाई हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होगा, बिल्कुल होगा, वो पूरा पद हमने जो है इंग्लैंड से लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने इंग्लैंड से कंसेप्ट लिया है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भाई आपको मालूम है कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री के आसपास मंत्रियों का एक समूह होता है जिसे हम केंद्रीय मंत्रिमंडल कहते हैं। वो कंसेप्ट भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या इंग्लैंड से लिया हुआ है। तो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको मालूम है, प्रधानमंत्री के आसपास मंत्रियों का एक समूह होता है, वो हमने वहीं से लिया है। उसके बाद हमने बड़ा अच्छा कंसेप्ट लिया है पोस्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, पोस्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो भैया हमारे देश में लोकसभा के सभापति होते हैं, और लोकसभा के सभापति का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है। तो पोस्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर जो लोकसभा के सभापति महोदय होते हैं, उनका पद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है, पोस्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने लिया है इंग्लैंड से, जिसे हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब देखिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता क्या है कि जो संसद होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती हैं यूनिकैमरल और एक हो सकती हैं बाई कैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक सदन हो, बाई कैमरल का मतलब होता है जहां पर दो सदन हो। तो हमारे देश में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बाई कैमरल, मतलब दो पक्षीय दो सदनीय संसद है। एक होता है हमारा बच्चों लोअर हाउस और एक होता है हमारा अपर हाउस। अब लोअर हाउस की बात करें तो वो होता है हमारे देश में लोकसभा, और अपर हाउस की बात करें तो वो हमारे देश में होता है राज्यसभा। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट हमारे देश में जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है। तो लोअर हाउस हमारी लोकसभा है, निचला सदन, और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है। इसके अलावा बड़ा सॉलिड कंसेप्ट हमने लिया है कि लोअर हाउस, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लोअर हाउस इज मोर पावरफुल। भाई देखो, हमारे देश में जो निचला सदन होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश के सेंटर में लोकसभा विल बी मोर पावरफुल देन राज्यसभा, एंड स्टेट में हमारे देश में विधानसभा विल बी मोर पावरफुल देन विधान परिषद। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लोअर हाउस ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि लोअर हाउस जो है वो डायरेक्टली जनता द्वारा चुना जाता है, और क्योंकि डायरेक्टली जनता द्वारा चुना जाता है, इट इज गिविंग अ मोर पावर टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। वो लोकतंत्र के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सुप्रीम है। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों जनता द्वारा चुनी जाती है, और क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है, विधानसभा स्टेट में जनता द्वारा चुनी जाती है, इसी वजह से दे आर मोर पावरफुल देन द अपर हाउसेस। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छा।
हमारे देश में देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, बहुत बार आपको बता चुका हूं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बिल्कुल आंसर साफ होता है कि एक ऐसा देश जहां पे देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ डुअल एग्जीक्यूटिव, जहां पर दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक नॉमिनल हेड होते हैं, एक रियल हेड होते हैं। रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनल हेड इज द प्रेसिडेंट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम वहीं से लेकर के आए हैं। इसके बाद हमने ब्रिटेन से कुछ और बड़ी अच्छी चीजें ली हैं, जिसे हम कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। देखो भैया, ऐसा है कि भारत में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। मतलब यह है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही नागरिक होते हैं। आप ये यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका के नागरिक नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं। तो हमारे देश में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के जो लोग होते थे वो हमारे देश में डुअल सिटीजन होते थे, क्योंकि वो भारत के भी नागरिक होते थे और जम्मू कश्मीर के भी होते थे। लेकिन अब आप हमारे देश में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, एवरीवन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, अब एवरीवन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिट्स। हमारे देश में रिट्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। रिट्स का मतलब होता है नोटिस, आगे चल के आप पढ़ेंगे। हमारे देश में जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरह के रिट्स जारी कर सकते हैं उसके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, जैसे कि हैबीस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो, सर्टियोररी और प्रोहिबिशन। ये 5 तरह के रिट्स जारी कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। और इसके अलावा हमारे देश में पोस्ट ऑफ CAG, ठीक है, CEC, CIC, CVC, AG, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। CAG बोले तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CEC बोले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। CIC बोले तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केंद्रीय सूचना आयुक्त। CVC बोले तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। AG बोले तो अटॉर्नी जनरल। ये सारा कंसेप्ट हमने जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। बहुत ही शानदार। तो आप देखिएगा, ब्रिटेन क्योंकि हमारे देश पे बहुत इंफ्लुएंस था, तो हमने ब्रिटेन से भी बहुत सारी चीजें ली हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसके नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ब्रिटेन हो गया। ओके, अब आता है हमारा दूसरा देश। अब दूसरा देश है भैया हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई देखो, ये भी हमारा एक शानदार देश है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही शानदार देश है, और यहां से हमने जो है काफी अच्छी चीजें यूनाइटेड स्टेट्स से भी ली हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे पहली और सबसे खूबसूरत चीज जो हमने ली है वो है कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भाई देखो, हमारे देश में मौलिक अधिकार है। हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में, और ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किए हैं। बहुत ही शानदार, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गई। तो ये आर्टिकल्स जो हैं 12 से 35 ये आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया, वहां पर इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट हमने वहां से लिया है। यूएसए से हमने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट लिया है, कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमारे देश में देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करना मुश्किल होता है और जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है, मतलब कि आपकी मर्जी नहीं है कि आप देश में कोई भी कानून बना दें, ऐसा नहीं होता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है। उसके अलावा बच्चों याद रखने वाली क्वेश्चन है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया है। यस, प्रियम्बल तो आप जानते ही हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गिव इट्स सिटीजन इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, ये क्या है, प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल हमने जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। उसके अलावा प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, भाई हमारे देश के राष्ट्रपति जो होंगे वो देश की सेना के सर्वोच्च सेनापति होंगे, भाई साहब समझिएगा। और बात सच भी है, हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो देश की सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। मतलब राष्ट्रपति के ही आदेश के बाद सेना कार्रवाई करती है, वो बात अलग है, राष्ट्रपति को उसके लिए कोई और कहता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। उसके बाद हमने बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट जो है पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमारे देश में उपराष्ट्रपति महोदय का जो कंसेप्ट है वो भी हमने आर्टिकल नंबर 63 आपने पढ़ा होगा। वाइस प्रेसिडेंट हमारे, आप जानते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है, उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ बड़ी शानदार चीजें हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भाई हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। मतलब यह है कि हमारे देश में न्यायपालिका का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। देयर विल कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है वो भाई साहब कोलेजियम सिस्टम करती है, सरकार का उसमें कोई भी हाथ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हमारे देश का सबसे शानदार चीज जिसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हमारे देश में न्यायिक पुनर्विचार, भाई साहब न्यायिक पुनर्विचार, जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों को वो रिव्यू कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो उन पर रोक लगाने का भी पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। तो कंसेप्ट ऑफ सॉरी जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भी हमने वहां से लिया है अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट अमेरिका से हमने लिया है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओ माय गॉड, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 में भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं गलत। तो आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग बताया गया, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बताया गया है, उसे हमने जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। नेक्स्ट आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 4 में और 217 सब सेक्शन 1 में,
तो भाई साहब ये जो कंसेप्ट ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, ये भी हमने वहीं से लिया है। कहां से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये सारी चीजें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो दूसरा देश हो गया अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तीसरे नंबर पे आता है भाई साहब हमारा यूएसएसआर। यूएसएसआर कह लो भैया, या रशिया बोल दो। रशिया, तो यूएसएसआर कह लीजिए या रशिया कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छी चीज है भाई, यूएसएसआर आपको मालूम है एक सोशलिस्ट कंट्री था, समाजवादी देश था। तो हम वहां से वही चीजें लेके आए थे। पहली चीज हम लेके आए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल राइट्स तो अमेरिका से लिया है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भारतीय संविधान के भाग 4A में, आर्टिकल नंबर 51A में, वो हम जो हैं कहां से लाए हैं? रशिया से लेके आए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। ठीक है, रशिया से हम और क्या लेके आए हैं? एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं जो है ना हमारे देश में। हाँ जी, तो हमारे देश की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो भी रशिया से आई हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है ना हमारी, वो भी रशिया से हमने बोरो की हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जस्टिस। तो जो जस्टिस की बात कही गई है, न्याय की बात की गई है, तो जो न्याय की बात की गई ना, जस्टिस की बात की गई है, वो हमने जो है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। आपको प्रियम्बल में मैंने उस दिन जस्टिस बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि हमारे देश में 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात हुई है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 तरह के जस्टिस न्याय की बात की गई है। और जो प्रियम्बल में ये जस्टिस की बात की गई है, ये हमने रशिया से बोरो किया है। तो ये हो गया रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चौथे देश पर आते हैं। रशिया हो गया आपका, बहुत बढ़िया। यूएसए हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब चौथा देश हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, जल्दी बताइए। क्या ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 गुना लगान वसूला है? जल्दी बताओ, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? हम्म हम्म ऑस्ट्रेलिया से हमने बड़ी अच्छी चीज ली है, जिसे बच्चों हम कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट, जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। देखिए ऐसा होता है कि हमारे देश में 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर वो चीजें आती हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे देश में सिर्फ केंद्र सरकार को है। जैसे कि हमारे देश में रेलवे हो गया भाई साहब, डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, इन चीजों पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। ये है हमारा यूनियन लिस्ट। दूसरी चीज आती है हमारी स्टेट लिस्ट, जिस पर कानून सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकती है। और तीसरी ऐसी लिस्ट आती है जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, बिजली, पानी, ये सब क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है कॉन्करेंट लिस्ट बोरो की थी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है सेंटर स्टेट रिलेशंस, नहीं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से हमने सबसे पहली चीज ली थी कॉन्करेंट लिस्ट ली थी। ठीक है, हाँ जी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं।
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा तब होता है कि जब संसद के दोनों सदन एक साथ बैठ जाएं, लोकसभा और राज्यसभा। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की बात की गई है हमारे देश में, ठीक है, हाँ जी। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट भी बुलाए जा सकते हैं, जी हाँ। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने एक और चीज ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जहां से हमने चार चीजें ली हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट, पांचवा देश, पांचवा देश आता है साउथ अफ्रीका। दिस टाइम फॉर अफ्रीका, हाँ सुना है ना भैया, टेम्बा बबूमा, हाँ जी, साउथ अफ्रीका, दिस टाइम फॉर अफ्रीका, हाँ जी। द फेमस चोकर्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की बात अगर हम करें तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है समझिएगा, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भैया बहुत शानदार चीज हमने ली है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश में, संवैधानिक संशोधन का जो प्रोसीजर है, हाँ जी, तो संवैधानिक संशोधन का प्रोसीजर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, ठीक है, हाँ जी। और उसके अलावा हमने साउथ अफ्रीका से लिया है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा जो होती है उसमें शेड्यूल 4 में बताया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। सबसे ज्यादा यूपी के पास है, और आपको मालूम होना चाहिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। साउथ अफ्रीका हो गया। नेक्स्ट, छठा, आप बताओ छठा कौन सा देश लेने, भाई जल्दी बताओ आप लोग फटाफट, हाँ जी। चलिए, हमने ले लिया वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, या आप कह लीजिए जर्मनी। भैया जर्मनी से क्या लिया है, ये तो एडॉल्फ हिटलर बाबू का देश था, तो जर्मनी से क्या लिया है, जर्मनी से बेटा एक ही चीज ली है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो हमारे देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस दौरान क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब हमारे देश में अनुच्छेद नंबर 352 के तहत, अनुच्छेद नंबर 352 के तहत हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, और जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल नंबर 358 के तहत क्या होता है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, जरूरत पड़ी तो दूसरे फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकते क्योंकि वो एब्सोल्यूट इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से हमने सिर्फ एक ही चीज ली है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट, 6 देश हो गए। नेक्स्ट देखो, जापान से हमने क्या लिया, जापान से हमने बहुत कुछ नहीं लिया, एक ही चीज ली, लेकिन बड़ी सॉलिड चीज ली है।
और उसे कहते हैं बेटा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस चीज को समझना एक बड़ा शानदार चीज है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। भाई हमारे देश में क्या होता है ना कि एक प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश किए गए हैं कानून के तहत। कानून के तहत एक प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर्स को आप बाईपास नहीं कर सकते। मतलब अगर पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ा है तो पुलिस को 24 घंटे के अंतर्गत उस अपराधी को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे में पुलिस पेश नहीं करती है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ था उसका उल्लंघन किया गया है। अगर हमारे देश में कोई गिरफ्तारी हो रही है तो भैया वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। तो हर चीज के प्रोसीजर हैं कि एनकाउंटर भी हुआ तो क्यों हुआ, तो उसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, हाँ जी, वो बताएंगे बाद में। ठीक है, एनीवेज, तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ किए गए हैं और आपको उसका पालन करना है। तो सातवां देश हो गया जापान। जापान से सिर्फ इतना ही लिया है। नेक्स्ट, जापान के बाद आठवां देश आता है आपका आयरलैंड। ये बड़ा अच्छा देश है, आयरिश। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ली है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप डीपीएसपी भी कह सकते हैं, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच। हाँ जी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत ही शानदार, जिसमें सरकार को बताया गया कि सरकार को यह करना चाहिए ताकि देश वास्तविकता में कल्याणकारी देश बन सके। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हालांकि आयरलैंड में भी नहीं थी, ये ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन, ये दुनिया में सबसे पहले स्पेन में आई थी। स्पेन से चोरी किया आयरलैंड ने और हमने चोरी किया आयरलैंड से। तो अगर आप भारत पूछे तो भारत ने स्पेन से नहीं लिया है, ओरिजिनली ये स्पेन में थी, स्पेन से लेकर आया था आयरलैंड, और हम लेकर के आए थे आयरलैंड से। इसके बाद आता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति का जो प्रोसीजर है, आर्टिकल नंबर 54, 55, 71, यस, तो अनुच्छेद नंबर 54, 55, 71 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन बताए गए हैं, 99% लोग हमारे देश में नहीं जानते कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। टेंशन न लेना, हम बढ़ाएंगे। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और उसके अलावा हमने एक और चीज ली है आयरलैंड से, वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। सचिन तेंदुलकर, रेखा, अनुवागा, मणिशंकर अय्यर, शबाना आजमी, मैरी कॉम, केटीएस तुलसी, रंजन गोगोई, ये सब क्या हैं, ये सब नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हम्म। बहुत बढ़िया। आयरलैंड। नेक्स्ट, आयरलैंड हो गया। चलिए 9वें नंबर पे चलते हैं। 9वें नंबर पे आता है फ्रांस। ओ माय गॉड, हमको अंग्रेजी बोलने आता है। फ्रांस, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब फ्रेंच लोग बड़े डेलिकेट होते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंच अगर बात करें तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही इंस्पायरिंग था और वहीं से हमने कुछ कंसेप्ट्स लिए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ, कुछ कंसेप्ट हमने लिए हैं जैसे कि रिपब्लिक, तो हमारा देश एक गणराज्य होगा। यस, रिपब्लिक आपको बताया था एक ऐसा देश जिस देश में हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड होता है, वो रिपब्लिक होता है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी।
ठीक है, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब हमने कहां से लिया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, फ्रांस से लिया है। ठीक है, हाँ जी। अब लास्ट हमारा बचता है कौन सा? लास्ट बचता है भैया पंजाब है। ये पंजाब से हमने क्या लिया है? अरे भाई पंजाब बोले तो कनेडा। ठीक है, पंजाब नहीं, कनेडा, कनेडा नहीं, कनाडा। भैया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। हाँ जी, कनाडा से क्या लिया हमने? हम्म, कनाडा से हमने बड़ी अच्छी चीज ली है। देखो, कनाडा से हमने लिया है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब यहीं पर कंफ्यूज हो रहे थे आप। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। देखो, गवर्नर का पद जो था वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया था, लेकिन गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है आर्टिकल 155 में, वो हमने कनाडा से लिया है भैया। हाँ जी। फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, लेकिन ये देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया, लेकिन हमने ये बताया कि भैया केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे देश में सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन जब कोई नहीं चलेगा ना, तो सेंटर के पास सारे अधिकार होंगे। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हाँ जी। तो सेंटर तो भैया स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा जी। इसके अलावा कनाडा से हमने लिया है बड़ी अच्छी चीज, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, और हाँ, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भाई हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है, इसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है आर्टिकल 143 में, कि अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर किसी मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगी है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी पड़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी हुई राय राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य नहीं होती है, मतलब राष्ट्रपति महोदय चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। तो ये हो गया बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और 10 देश था जहां से हमारा संविधान बोरो किया गया है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस टॉपिक बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। आप हमारे साथ डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।